इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी के जैसा कोई कलेक्टर 20-25 साल में तो इंदौर में देखने को नहीं मिला है, जिसने गरीबों की सेवा को ही भगवान की पूजा मान लिया हो। कलेक्टर इलैया राजा जनसुनवाई में गरीबों की समस्याएं तो सुन ही रहे हैं, साथ ही गरीबों की जरूरतों में बाधा बन रहे रुपयों पैसों की कमी भी दूर कर रहे हैं और उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई से गरीबों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है और उन्हें तुरंत इंसाफ मिल रहा है। इलैया राजा टी इंदौर कलेक्टर, यह नाम जनसुनवाई में आने वाले हर गरीब की जुबान पर है और हो भी क्यों ना। इलैया राजा ने जो काम गरीबों के लिए किए हैं, वैसे काम इससे पूर्व यहाँ आ चुके अन्य कलेक्टरों ने आज तक नहीं किए। इसी का परिणाम है कि समस्या लेकर यहाँ आ रहे गरीब आवेदक कलेक्टर को जी भर भर कर दुआएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में हजारों की तादाद में लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एक दिव्यांग व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर जन सहयोग के माध्यम से दी गई। इस व्हीलचेयर की खासियत यह है कि यदि वे घर के अंदर व्हीलचेयर का काम करेगी और घर के बाहर इलेक्ट्रिक बाइक का काम करेगी, इससे दिव्यांग को कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी। एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं। वहीं 13 साल से शिक्षा विभाग में सेवा देने वाला एक युवक ग्रेजुटी की राशि को लेकर पहुंचा था। इस पर कलेक्टर की तरफ से उन्हें जल्द ग्रेजुटी की राशि दिलवाने का आश्वासन दिया गया। मैंने आवेदन लगाया था तो उन्होंने मेरी जल्दी से जल्दी ये काम करा दिया। 10 साल से घर पे ही था, 10 साल से बेड पे ही था। क्या सुविधा मिलेगी इस गाड़ी के आने से आपको? इससे मेरे को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, मैंने 10वीं तक कर रखा, 8वीं तक कर रखा। अभी क्या कुछ नहीं करते हैं? अभी कुछ नहीं करता, अभी घर पे ही था। ये आपके लिए मददगार साबित होगी ये गाड़ी? हाँ, मददगार। कितने दिनों में आपको मिल गई ये गाड़ी? मुझको 1 महीने में मिल गई। क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब को या कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बिडेकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। बिडेकर साहब ने मेरी बहुत जल्दी मदद कर दी मुझे। और जिस संस्था ने दी उसको भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जनसुनवाई में आए थे और जिलाधीश महोदय ने इनसे को निवेदन किया था कि साहब मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, विकलांग हूँ, मेरा पैरालिटिक है आधा शरीर और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह की विकल्प प्रदान हो जाए ताकि मैं रोज़गार से लग जाऊँ और मेरी जीविका चले, मेरा परिवार भी सुखी हो जाए। तो कलेक्टर साहब ने निवेदन किया था कि आपका ये काम निश्चित होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जनसुनवाई में अच्छा काम चल रहा है और उसके बाद इनका हमने सिलेक्शन किया बेडेकर साहब ने और हम लोगों ने मिल करके जो कंपनी इसको ढूंढा, फिर कंपनी से इनका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इनको बिठा के इनकी साइज़ की व्हीलचेयर डिज़ाइन हुई है। तो ये व्हीलचेयर डिज़ाइन करके 1 महीने का पूरा प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद हमने इनकी व्हीलचेयर बुलवा ली है। अब इनको ये व्हीलचेयर में ये कि घर में ही आराम से व्हीलचेयर पे घूम सकते हैं। बाज़ार में ये अपना इसको अटैचमेंट 2 मिनट में करके बाज़ार में ये 50 से 60 किलोमीटर एक बार चार्जिंग पे आराम से घूम सकते हैं। क्या कीमत है सर इसकी? इसकी करीब 1.25 लाख रुपये कीमत है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 30-40 किलोमीटर रोज़ चल के अपना रोज़गार भी कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज़ आप जानते हैं कि एक आदमी को अपने हाथ से साइकिल व्हीलचेयर चलाना, ये करना, ट्रिपल साइकिल चलाना, ट्राईसाइकिल बहुत मुश्किल होता है। तो इसके कारण इनका मेरे ख्याल से लगता है कि ये अगर अच्छा हमारा सक्सेसफुल वो रहा तो भविष्य में हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को हम ये देंगे और हम इसकी मार्जिन मनी भरेंगे और ये अपना कमा के उसकी EMI भरते रहें। जैसे आपने देखा होगा मकान मिलता है तो हमने एक मार्जिन भर दी, फिर अपना EMI वो चुकाता रहे उसकी मासिक किस्त। इस तरह से भविष्य में योजना है कलेक्टर साहब की और हम लोग मिलके करेंगे। ऐसे लोग चिन्हित करेंगे, ऐसे कितने लोग? नहीं, अब चालू करेंगे। अभी हमारा ये पहला कलेक्टर साहब का ट्रायल था, ये एक को दे करके इसका हमको 10-15 दिन में क्या रिजल्ट आता है तो फिर ये एक अच्छा प्रोजेक्ट इंदौर शहर के लिए हो जाएगा। मैंने शिक्षा विभाग में सेवा 13 वर्षों की थी, तो उसकी ग्रेजुटी की राशि के लिए मैं आवेदन देने आया था और अपर कलेक्टर महोदय से मिला। उन्होंने बताया श्रम वालों से बात करके कि मैं पात्र हूँ, जबकि DPC महोदय बता रहे थे कि मैं अपात्र हूँ और मुझे जल्द ही मेरी ग्रेजुटी की राशि मिल जाएगी। क्या आश्वासन दिया आपको मिलेगा अधिकारी साहब? जी, क्या बोला गया आपका जनसभा में आया था? हाँ, मैं पात्र हूँ और मुझे पात्रता है और मेरी ग्रेजुटी की राशि जल्द ही प्रदान की जाएगी मुझे। वो ठीक है। ये ना विशेष परिस्थिति में ना, मतलब उनके ना नीचे पैरालिसिस भी था, मतलब उनको कहीं ना मोबिलाइजेशन में इश्यू आ रही थी, तो उसको लेकर है ना सामाजिक
ना संगठन का लोग भी एक्टिव है। डॉक्टर अनिल भंडारी भी है ना काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी मदद किए हैं और भी लोग आगे आए। इसमें आई थिंक 1.25 लाख समथिंग का है ना साइकिल का कॉस्ट है। आज उनका है ना डेफिनेटली मोबिलाइजेशन के आगे जाने के लिए डेफिनेटली वो मददगार लगेगा। उसके साथ साथ उनको हम लोग है ना आगे वो स्पोर्ट्स में ना कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी ना हम लोग मदद करने के लिए आश्वासन दिए। वहीं जनसुनवाई में एक महिला अपने प्लॉट की गुहार लेकर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पूर्व रॉयल बंगलो में रहने वाले संजय अग्रवाल से 96 लाख में शांति विहार में एक प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट के बदले में वो उन्हें 34 लाख रुपए दे चुकी हैं। इसके बाद भी संजय अग्रवाल प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। संजय अग्रवाल ने महिला को कहा कि पहले पूरा भुगतान करो, उसके बाद रजिस्ट्री करूंगा। यही शिकायत लेकर महिला कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंची और समस्या बताई। जनसुनवाई में महिला को शिकायत के बाद कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। सर वो संजय अग्रवाल जी हैं जो रॉयल बंगलो में रहते हैं 89 में। वो हमने उनको 34 लाख रुपए दे दिए हैं और वो रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं। हम उनको बोल रहे हैं कि पेपर वगैरह हमको दे दीजिए और पेमेंट ले लीजिए, पर वो बोल रहे हैं कि पहले पैसे दे दो, उसके बाद में रजिस्ट्री के कितने रुपए की धोखाधड़ी करी आपके साथ उसने? उन्हें 34 लाख रुपए 34-35 लाख रुपए कितने का प्लाट खरीदा था आप लोग से? 96 लाख रुपए। कहाँ पर प्लाट लिया था ये? कहाँ पर लिया था? श्री स्वास्तिक विहार में, शांति विहार में। आज आप कलेक्टर से मिले, क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा, बोला आप चिंता मत करिए। कलेक्टर साहब ने भी उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया कि नहीं उठाया उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने फ़ोन ही नहीं उठाया। वो उठाते ही नहीं है किसी का फ़ोन। वो बोलते हैं कभी मैं बाहर हूँ, कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं सुबह तो कभी शाम, ऐसे करके वो दिन टाल रहे हैं और आज हमको 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। भुगतान जो करा नगद करा या चेक से दिया, क्या है? हमने चेक से भी करा और कैश भी करा था उनको। आपका नाम बता दीजिए। वहीं जनसुनवाई में ग्रीनलैंड सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मामला भी जनसुनवाई में पहुंचा। यहां की 5 कॉलोनियों के मालिक अरविंद को उन्हीं की कंपनी के कर्मचारियों ने अनियमितताओं को लेकर जेल पहुंचा दिया था। आज उन्होंने जनसुनवाई में पहुंचकर काम वापस शुरू करने की गुहार लगाई। इसी के साथ साथ जनसुनवाई में आज कुछ पीड़ित भी पहुंचे थे। पीड़ितों का कहना है कि कलेक्टर ने अरविंद बंजारी को कॉलोनी का विकास करने की बात कही है और नहीं तो जमीन कुर्क कर ली जाएगी। इसी तर्ज पर बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के लोग ग्रीनलैंड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत लेकर आए। सभी ने एक सुर में कहा कि सभी लोगों से अलग अलग अमाउंट अरविंद बंजारी ने ले लिया है और उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अरविंद बंजारी भी जनसुनवाई में पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर के समक्ष सभी पीड़ित लोगों की रजिस्ट्री करने की बात कही। बंजारी ने कहा कि उसकी कंपनी के लोगों ने कुछ ही प्लॉट धारकों को उकसाया और उस पर कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद उसने 6 साल की जेल भी काटी है। अब छूटने के बाद वह सभी पीड़ित लोगों की रजिस्ट्री करना चाहता है। इस मामले में कलेक्टर इलैयाराजा का कहना है कि इस मामले को लेकर एक समिति बनाई गई है, जो कि एडीएम राजेश राठौर की अध्यक्षता में बनाई गई है, जहां शनिवार को सभी पीड़ित लोग और कंपनी मालिक को बुलवाया गया है। समस्या का निराकरण करने के लिए प्रोसेस जारी है। अरविंद बंजारी जी को कॉलोनी का विकास करना चाहिए। कलेक्टर महोदय ने कह दिया है कि आपकी ज़मीनों को कुर्की करे जाएगी, उसके लिए प्रारूप बनाने के देने की बात करी है। अब ये कहाँ तक सक्षम है? 6 महीने हो गए इनको बाहर निकल के आए, इनने आज तक यही प्रतिक्रिया करी है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आज जो बात हुई है उससे लगता है कि अब ये क्या आगे 1 वीक में बताने की बात बोली है। कितने मेंबर हैं? करीब 450 क्लाइंट हैं इनने, और इनकी सिंगल एक फेज़ की रजिस्ट्री का है जिसके 58 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में इनने आधे मतलब 50 क्लाइंटों की रजिस्ट्री कर रखी, बाकी सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ होना है। किसी का 10,000 बाकी, किसी का 90% पेमेंट जमा है, 10% पेमेंट देना बाकी है। ऐसे कितने ही क्लाइंट हैं जिनको रजिस्ट्री कराना है और ये अंदर हो गए थे। आज अगर ये कॉलोनी का पैसा वापस करेंगे कैसे? आरआरसी दे दी गवर्नमेंट ने, रेरा ने आरआरसी दे दी है, तो पैसा देंगे कहाँ से? ये कॉलोनी कहाँ पर है? ये कॉलोनी आपकी शिवनगर में है, खंडवा रोड पर। वहीं मेमदी है और कचलीगढ़ है। ये 4-5 जगह इनने सब दूर जगह खरीद रखी है, टोकन दे रखे हैं, लेकिन
सिर्फ 58 बीघा ज़मीन की ही रजिस्ट्री है इनके पास में, इसके अलावा कोई रजिस्ट्री नहीं। जमानत करने के लिए उनके पास में डिटेल्स है कि उन्होंने लाखों रुपए दिया है, लेकिन उन्होंने जमानतें नहीं की है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं आऊँगा तो हमारे जो कस्टमर्स है उनका सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो उन्होंने बोला वंजारी जी अगर वकील केस नहीं लड़ रहा है तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। और उन्होंने जेलर साहब को आदेश दिया कि आप इनको जितने भी किताबें हम बाहर से मंगाते हैं लॉ की, उनको दीजिए, वो किताबें पढ़ेंगे, अपना केस खुद लड़ेंगे। और वैसे ही हुआ। 6 महीने मुझे स्टडी करने के लिए लगा। 6 महीने में मेरा पूरा लॉ कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद में मैंने पहला आवेदन महू कोर्ट में दिया। आवेदन के ऊपर बहस हुई। तब मुझे मैजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि वंजारी जी जो बहस आपने की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपने मेरे पास सामने रखे हुए हैं, यही बातें अगर आपका वकील चार्ज पे बहस करता तो आपका केस खत्म होता। क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया था कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम संविदा भंग का है। क्योंकि मैं पैसे लेके ना तो भागा था और ना ही मैंने ऑफिस बंद किया था। मेरे कर्मचारियों ने ऑफिस बंद किया था और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे असामाजिक तत्व, उन लोगों ने बंद करवाया था ऑफिस। तो बेसिकली प्रॉब्लम उन लोगों का था, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं लोगों के पैसे लेकर जाऊं या लोगों के प्लॉट ना दूं। मेरा तब भी इंटेंशन अच्छा था, आज भी इंटेंशन अच्छा है और आने वाले समय में भी इंटेंशन अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा लोगों के प्लॉटों की रजिस्टर करके देना चाहता था, आज भी देना चाहता हूं और कल भी देना चाहूँगा। और इसीलिए देखिए सुनिए, जैसे ही सुनिए देखिए सिंपल सी बात यह है कि जैसे हमको अभी यहाँ से मीटिंग हो जाएगी, नेक्स्ट मीटिंग हो जाएगी, वहाँ से जो हमारा जो सोल्यूशन निकल जाएगा, उसके बाद 1 महीने में हम लोग साइट के ऊपर काम शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है। लगभग 3000 के आसपास लोग हैं हमारे पास कस्टमर से और उनकी रजिस्ट्रियाँ करवानी है हमको, हम करना चाहते हैं। लेकिन इंदौर के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मिलके मेरे ऊपर में हमला किया। उन्होंने जानलेवा हमला किया, आपको बता दूं मैं, जानलेवा हमला किया भगाने के लिए कि आप यहाँ से भाग जाओ। वो मैंने शिकायत की है, कमिश्नर साहब के पास शिकायत की है, भंवरकुआ थाने में शिकायत की है, कलेक्टर साहब को शिकायत की है, मेरे पास में ये शिकायतें हैं। 5-6 कॉलोनीज़ हैं, इसमें पहले भी है ना FIR भी किया जा चुका है। वो जेल लोग के भी आए हैं, अराउंड 6 ईयर्स हैं वो जेल में भी रखें। रेरा का काफ़ी सारा ऑर्डर्स हैं, RRC ऑर्डर्स हैं। तो अभी ना इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए उसको लेकर ADM है ना राजेश राठौर की ना अध्यक्षता में कमेटी बनी है। मतलब उनको सैटरडे है ना बुलाया गया है। तो कितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कितने लोगों के रजिस्ट्री हुए हैं, रजिस्ट्री नहीं हुए हैं, पैसा दिए हैं, और कॉलोनाइज़र बिल्डर को भी है ना समक्ष में बिठाया जाएगा। उसको सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है और सहमति है तो मतलब क्या हम डेवलपमेंटल लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए ना सैटरडे को मीटिंग कॉल की। कलेक्टर जनसुनवाई में निजी स्कूलों की मनमानी और शिक्षा माफिया के खिलाफ शिकायत लेकर कई पालक अपने बच्चों सहित पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत की। वहीं इंदौर के खातीवाला टैंक स्थित सेंट मिराज स्कूल की कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कलेक्टर से मिले और स्कूल द्वारा TC नहीं देने और पैसे मांगने की शिकायत की। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्कूलों में कहीं किसी बच्चे की TC रोकी जाए। अगर ऐसा है तो हम दिखवाते हैं। कलेक्टर ने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि सेंट मिराज स्कूल पालकों को फीस जमा करने के लिए खाते का नंबर भी नहीं देते और नगद ही पैसों की मांग करते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर की भी व्यवस्था नहीं देते। प्रशासन की बात नहीं मानने वाले ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। सेंट मिराज जैसे स्कूलों की जांच के बाद कार्रवाई होना चाहिए और उनकी अनुमतियां रद्द होना चाहिए। एक पेरेंट्स और बच्चे ने बताया कि यहाँ के कमरे में 20 से 30 बच्चों को बैठाया जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है और पूरी ड्रेस पसीने में भीग जाती है। हमें घमौरियों की शिकायत है। हम TC मांगने गए थे, मैडम ने 5000 रुपए की मांग की थी और ना देने पर परिजन कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मिले और कार्रवाई की मांग की। वहाँ पर एक पंखा हिलता है और एक कमरे में 30-30 बच्चे बैठते हैं और एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं। वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। वो पंखा एक चलता है और खुजली भी हो जाती है, घमौरिया हो जाता है पीठ पे। हाँ। आपने शिकायत करी होगी प्रिंसिपल से, तो कुछ बोले? क्या बोलते हैं? मैम बोलती है कि अभी बाद में करना, अभी पढ़ाई करो, आप पढ़ाई में ध्यान रखो। हवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर? नहीं। पढ़ाई कैसी है वहाँ? अच्छी नहीं है। कैसे अच्छी नहीं, मतलब क्या पढ़ाते हैं? सारे पीरियड फ्री आते हैं, बस एक दो पीरियड पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी अच्छी नहीं है? हाँ सर, पढ़ाई समझ में नहीं आई है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वहाँ पर।
मेरे बच्चे की टीसी मांगने गया तो टीसी के लिए आनाकानी कर रहे हैं कि आज देंगे कल देंगे, फीस नए सेशन की फ़ीस जमा करो। वहाँ पे सफोकेशन नहीं है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दम घुटता है और एक एक क्लास में 10-10, 20-20 बच्चे ठूस देते हैं और बच्चों के बदन पे चट्टे पड़ जाते हैं, घमौरियाँ हो जाती हैं। बहुत दिक्कत आती है वहाँ, हवा पानी की, प्लेग्राउंड नहीं है, एक ही हॉल में सारी एक्टिविटीज़ होती है। कौन सा स्कूल है? सेंट मिराज, खातीवाला टैंक, महाकाल स्क्वायर। क्या नाम है इसके प्रिंसिपल का? शेफाली राजानी जी। वहाँ शिकायत अभी सर से की है मैंने, कलेक्टर साहब से। स्कूल में कई बार गया मैं टीसी के लिए, पर मुझे जवाब यही मिलता है कि आप अगले महीने आना, 15 दिन बाद आना। फ़ीस की रसीद में मैंने पेश करी है सर को कि फ़ीस कोई ड्यू नहीं है, मार्च में मैंने फ़ीस दे दी है। जन सुनवाई में मेरे पास आज 2 मामले आज ही आए हैं और किसी भी विद्यालय में एसएलसी देने के लिए सर्वप्रथम अभिभावक को स्कूल को आवेदन देना रहता है, क्योंकि बिना आवेदन के स्कूल एसएलसी प्रोवाइड नहीं कराता है। यदि स्कूल के सारे ड्यूज़ पेड हैं, उसका आवेदन है, तो शिक्षा संहिता के अनुसार 1 माह के अंदर वो स्कूल अभिभावक को एसएलसी प्रदान करता है। जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है वो स्कूलों के सतत निरीक्षण करते हैं और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर स्कूल की मान्यता दी जाती है। यदि किसी पर्टिकुलर स्कूल की ऐसी शिकायत आती है तो हम दोबारा उस स्कूल का निरीक्षण कराएंगे और मान्यता शर्तों के यदि विपरीत है तो स्कूल की मान्यता समाप्ति यानी कि कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सामान्यतः शहरी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों के लिए बहुत बड़े प्लेग्राउंड की आवश्यकता नहीं रहती है। जितने बच्चे इनरोल्ड हैं वो खड़े रहकर प्रार्थना कर सकें और कबड्डी, खो खो आदि खेल सकें, इतने मैदान की आवश्यकता है। बहरहाल इंदौर कलेक्टर के जन सुनवाई में होने से फरियादियों को तुरंत न्याय मिल रहा है और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।